जो आपने विषय वस्तु लिया है, वो विषय वस्तु का एक एक जो अंश है, भाषा, साहित्य और संस्कृति, ये तीनों अपने आप में बहुत ही वृहद विषय वस्तु हैं। लेकिन तीनों के बीच जब अंतर संबंध हम देखने की बात करते हैं, तो इसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि इनके मूलभूत स्वरूप को भी हम समझें, इनके अंतर संबंध को भी समझें। और मैं अपनी बात शुरू करूंगी। मैं एक संपादकीय पढ़ रही थी जिसमें रमेश दवे जी का संपादकीय था, और एक पंक्ति मैंने उसमें से लिया कि साहित्य किसी भी समाज की सुरुचि की पहचान होता है, वह सांस्कृतिक प्रबोध रचता है, न कि विरोध या अवरोध। आप देखिए कितना बड़ा संदेश छुपा हुआ है इसमें कि संस्कृति की जब भी हम बात करते हैं तो वो एक सकारात्मक भाव देता है, वो प्रबोध रचता है, एक बोध रचता है, प्रकृष्ट बोध रचता है जिसमें अवेयरनेस आती है, कोई विरोध या अवरोध नहीं रचता है। इस बात को मैं बाद में भी और स्पष्ट करूंगी संस्कृति की व्याख्या करते समय। लेकिन जब ये प्रबोध, विरोध या अवरोध रचने की बात आती है तो साहित्य में हमें एक भाषा की आवश्यकता पड़ती है। और इस तरीके से भाषा जो है इस प्रसंग में एक यंत्र के रूप में, एक टूल के रूप में हमारे सामने आता है, जिसके माध्यम से हम विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। और सामान्य तौर पे भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा गया है। भाषा अभिव्यक्ति का सबसे अधिक विश्वसनीय माध्यम है। हाव भाव में आप कुछ और इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं, लेकिन भाषा में अगर आपने कुछ कहा है तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में होता है, साफ सुथरा होता है। और अगर आप कुछ निकालना चाहते हैं तो उसके निहितार्थों की आपको व्याख्या करनी पड़ती है। इसलिए कहते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। और यही नहीं, ये हमारे समाज के निर्माण, विकास, अस्मिता, सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण साधन भी है। और भाषा के महत्व को मनुष्यों ने लाखों वर्ष पहले पहचान लिया था और उसका पहचान करके उसका प्रयोग किया और उसका निरंतर विकास किया। और एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भाषा के मुख्य कार्य जो होते हैं वो भावों की अभिव्यक्ति का ये साधन होता है, मानवीय विकास का मूल आधार होता है। जो ज्ञान होते हैं भाषा के माध्यम से आते हैं। भाषा मानव सभ्यता और संस्कृति की एक पहचान होती है, विचार शक्ति का विकास का माध्यम होता है, ज्ञान प्राप्ति का मुख्य साधन होता है, और ये मानव के भाव, विचार, अनुभव और आकांक्षाओं को सुरक्षित रखती है ट्रांसक्रिप्ट के रूप में। मैं थोड़ा सा आना चाहूंगी दर्शन पे। जब हम भाषा के कार्यों की और भाषा के फंक्शन की बात करते हैं तो मुझे याद आते हैं लुडविग विटगेन्स्टाइन, जो 1889 से में थे, वियना ऑस्ट्रिया में थे, और उनकी डेथ हुई थी 1951 में। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि भाषा जो है वो एक खेल की तरह होती है। इसके अपने ग्रामर होते हैं, इसके अपने नियम होते हैं, और उन्हीं नियमों के तहत बंद करके वो कोई कार्य कर सकती है। लेकिन इसमें कुछ परेशानियां आई तो उन्होंने अपने लेटर फेज में खुद को रिवाइज किया और कहा कि भाषा जो है वो तथ्यों का चित्रण प्रस्तुत करती है, और जहां तक हमारी भाषा जाती है वहीं तक हम अपनी समझ का दायरा मानते हैं। और जहां भाषा नहीं जाती है वहां पे, जहां कोई कुछ बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, अभिव्यक्त नहीं कर सकता, समझना चाहिए कि उसके बाद हमें साइलेंट हो जाना चाहिए, और हमारे ज्ञान की सीमा वहीं तक है। मतलब भाषा की भी एक सीमा है, भाषा सब कुछ अभिव्यक्त नहीं कर सकती है। और ये आप अपने दार्शनिक पृष्ठभूमि में देख सकते हैं कि जहां कुछ अभिव्यक्ति नहीं होती है उसे अनिर्वचनीय मान लिया जाता है, नेति नेति कह करके छोड़ दिया जाता है। और ठीक इसी तरीके से ये पाश्चात्य दर्शन का एक प्रसंग था। मैं भारतीय दर्शन में भी देना चाहूंगी कि न्याय दर्शन जो है वो भाषा की बहुत सूक्ष्म विवेचना करता है, और भाषा की जब वो बात करता है तो उसमें मुझे ध्यान आता है शब्द प्रमाण में, जो शब्द प्रमाण की जो कंडीशंस दी गई हैं, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य,
ये एक सुनिश्चित भाषा का प्रयोग कैसे किया जाए, इसके बहुत सूक्ष्म तथ्यों को स्पष्ट करता है। इसके मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि हमारे पाश्चात्य और भारतीय दर्शन की पृष्ठभूमि में भाषा की विवेचना प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और अगर हमें एक सटीक भाषा को समझना होगा, उसके कार्यों को समझना होगा, तो अगर हम दर्शन के दृष्टिकोण से समझें तो शायद हम अधिक स्पष्ट रूप से इसको समझ पाएंगे और साहित्य की अधिक समझ विकसित हो पाएगी। क्योंकि भाषा अगर सटीक होगी, सही होगी, तो साहित्य की रचना भी उतनी ही सटीक होगी। अब एक प्रश्न और मैं उठाती हूं कि भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, और राजभाषा कहने का मतलब यह है कि वो राज्य के कामकाज में इस्तेमाल आने वाली भाषा है। और संविधान के अनुच्छेद में 22 भाषाओं को इस तरह का आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है। लेकिन हम ये महसूस कर सकते हैं कि हिंदी जो है वो हिंदी भाषी क्षेत्रों में लोगों को एक सूत्र में बांधने का बहुत महत्वपूर्ण काम करती है, इसलिए इसकी अपनी महती भूमिका है। और इसके बाद मैं एक प्रश्न और उठाना चाहूंगी कि भाषा लिपिबद्ध होती है और अभिव्यक्ति भी की जाती है, संवादों में भी भाषा का प्रयोग होता है। लेकिन भाषा में जो रचना होती है, क्या हर रचना को साहित्य का दर्जा दिया जा सकता है? और ये प्रश्न इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज आप देखिए कि सोशल मीडिया से लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर के, प्रिंट मीडिया से लेकर के भाषा की उपयोगिता बढ़ गई है। ऑनलाइन टीचिंग में एक अलग तरह की भाषा का प्रयोग होने लगा है। भाषा निरंतर वृद्धि की ओर जा रही है, तो क्या साहित्य भी उस हिसाब से वृद्धि की ओर जाएगी या जा रही है? और मुझे लगता है कि भाषा में जो रचना होती है, अगर वो उस समय के साहित्य की, उस समय के संस्कृति की, उस समय के समाज की कुछ हद तक मूल्य दृष्टि रखती है, तब तो हम उसे साहित्य कह सकते हैं। अदरवाइज उसे साहित्य कहने में थोड़ा सा हिचकना पड़ेगा, क्योंकि जो साहित्यकार होता है उसकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म और दूरदर्शी होती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। वो सामान्य व्यक्तियों के अलावा कुछ अधिक देख पाता है, कुछ अधिक दूर तक देख पाता है, कुछ गहराई तक देख पाता है, कुछ गहराई में देख लेता है, कुछ समय से पहले देख लेता है, जो स्पष्ट दिख रहा है उससे कुछ अलग देख लेता है, उसके प्रतिकूल भी कुछ देख लेता है और भांप लेता है, अंदाजा लगा लेता है, गति की जो दिशा है उसको स्पष्ट रूप से समझ लेता है या स्वीकार कर लेता है, और उससे भिन्न दिशा में होने वाली गतियों को भी समझता है, उसको अभिव्यक्त करता है, प्रतिकूल दिशाओं का संकेत दे देता है, और ये सभी उसकी दृष्टि के अंग हैं। और इन दृष्टियों को लेकर के एक साहित्यकार जब रचता है, तब हम उसकी रचना को एक सर्जना कहते हैं, एक क्रिएटिविटी कहते हैं, एक रचना कहते हैं, और वो साहित्य के रूप में प्रतिष्ठापित होता है। और इसके आधार पर हम ये कह पाते हैं कि ये जो है, इसको हम रचना, इस रचना को हम एक सुदृढ़ रूप से या सुस्पष्ट रूप से साहित्य की संज्ञा दे सकते हैं। और संभवतः यही कारण है कि साहित्यकार को, जैसे कवि हो या उपन्यासकार हो या कहानीकार हो या कोई लेख का ही लिखने वाला हो, उसको हम भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, जैसे कालदर्शी है, त्रिकालदर्शी है, अनागतदर्शी है, मनीषी है, स्वयंभू है, कहते हैं। और इन सब चीजों को मैं खुद नहीं कह रही हूं, अज्ञेय ने एक साहित्य, संस्कृति और भाषा पे निबंध लिखा था, ये उसमें बहुत स्पष्ट रूप से इन चीजों का विवरण दिया गया है। तो मैं वहां से लेकर के इन बातों को आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि हर रचना साहित्य नहीं होती जब तक साहित्यकार के एक साहित्य में मूल्य बोध की दृष्टि नहीं होती, संस्कृति बोध की दृष्टि नहीं होती, उस रचना को साहित्य कहने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। अब भाषा और साहित्य को अभिव्यक्त करने के बाद या स्पष्ट करने के बाद मैं आती हूं, संस्कृति क्या है। संस्कृति को समझने के लिए
हमें थोड़ा सा संस्कृति शब्द के उद्भव की ओर जाना पड़ेगा। और आप देखिए कि 3 शब्द हैं, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। प्रकृति का अर्थ है सहज स्वाभाविक गुण, स्वभाव। या दूसरा अर्थ जो दिया गया है वो शब्दकोश में या ज्ञान कोश में वो दिया गया है विश्व की रचना या सृष्टि करने वाली मूल नियामक या संचालन की शक्ति। और तीसरा कुदरत, प्रकृति या नेचर, जिसको हम व्याख्यायित करते हैं। निश्चित रूप से जब इन चीजों को भाषा अभिव्यक्त करना चाहती है तो साहित्य के संदर्भ में एक अधिकांश सीमा तक या तो यथार्थ चित्रण होता है या आध्यात्म बोध की साहित्य होती है। ज्यादातर धार्मिक साहित्य या आध्यात्म बोध या आध्यात्मिक प्रबोध की जो बातें होती हैं वो प्रकृति के विवेचन या विवरण, यानी मूल तत्व के विवेचन या विवरण और उससे सृष्टि के विकास के विवरण की बात करती हैं। उस साहित्य को अज्ञेय का अगर मैं लूं तो वो कहते हैं कि उसको हम धार्मिक साहित्य कह सकते हैं, विशुद्ध रूप से साहित्य कहने की श्रेणी में हम उसको नहीं ला सकते हैं। दूसरा मैंने टर्मिनोलॉजी यूज किया विकृति। विकृति जो है विकृत होने की अवस्था या भाव है या विकार या दोष है। भाषा के माध्यम से साहित्य में ये पक्ष भी उजागर होता है, लेकिन इसमें ये पक्ष उजागर करते समय एक सकारात्मक बोध या परिष्करण का उद्देश्य होना चाहिए, तब जाकर के वो भाषा साहित्य की रचना करती है और उसके किसी सार्थक उद्देश्य का अनुपालन कर पाती है। क्योंकि विकृतियों को समाज में फैलाना और उसको एक यथावत बिना किसी मूल्यांकन की दृष्टि के ले जाना कहीं ना कहीं से समाज में विकार के लिए एक मार्ग बनाता है, या कुछ लोगों को हो सकता है जो उस प्रवृत्ति के लोग जो हों उनको प्रोत्साहित भी करता। और आप देखिए कि प्रकृति सबकी अलग अलग होती है लेने की। कोई अच्छा गुण ग्रहण करता है और कोई विकारों को ग्रहण करता है, क्योंकि इस तरह के उदाहरण हमको मिलते हैं कि प्रकृति के हिसाब से भी व्यक्ति मूल्यों और मूल्यों को ग्रहण करता है। और इसका एक उदाहरण जो है वो दुर्योधन है, जिसको श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें भी वही शिक्षा मिली थी, लेकिन तुम पांडवों की तरह गुणों को या शिक्षा को सकारात्मक रूप में क्यों ग्रहण करते हो। तो दुर्योधन का उत्तर होता है कि मैं धर्म भी जानता हूं और अधर्म भी जानता हूं, इसका ज्ञान मुझे है, लेकिन प्रकृति मेरी ऐसी है जो धर्म से मुझे विमुख करती है और अधर्म की ओर ले जाती है। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ महाभारत में, ये आप सबने देखा। तो जब भी हम विकार की बात करते हैं तो विकार हमेशा एक निंदनीय दृष्टिकोण से देखा जाता है, और निंदनीय होने के कारण उसमें परिष्करण की आवश्यकता होती है, सुधार की आवश्यकता होती है। और जब ये परिष्करण मूल प्रवृत्ति से निकल करके जब परिष्करण की बात होती है, परिष्कार की बात होती है, उन्नति की बात होती है, बेहतरी की बात होती है, तब हम उसे संस्कृति का नाम देते हैं। यानी प्रकृति, विकृति और संस्कृति। संस्कृति का मतलब है उन्नत, उत्तम, बेहतर, परिष्कृत, सुधरी हुई स्थिति या समृद्ध करना। हम जो बात करते हैं वो इस अर्थ में संस्कृति की बात करते हैं, क्योंकि दूसरे अर्थों में जब हम संस्कृति की बात करेंगे तो हमें थोड़ा सा भिन्न जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्नत व्यवहार जो है वो संस्कृति का पार्ट है, उन्नत साहित्य संस्कृति का पार्ट है, उन्नत भाषा संस्कृति का पार्ट है, उन्नत धर्म आध्यात्म की जितनी बातें होती हैं वो संस्कृति का पार्ट है, उन्नत विचार विमर्श संस्कृति का पार्ट है, सब कुछ संस्कृति का पार्ट है। और इस संदर्भ में चूंकि मैंने अभी आपको इंडियन पर्सपेक्टिव बताया तो थोड़ा सा वेस्टर्न पर्सपेक्टिव पे भी आती हूँ। एडवर्ड बर्नार्ड टाइलर जो हैं
उन्होंने प्रिमिटिव कल्चर नाम की एक किताब लिखी थी 1871 में, और उन्होंने ये कहा था कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विज्ञान, कला, आचार, कानून, प्रथा और अन्य सभी क्षमताओं तथा आदतों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज से मनुष्य होने के नाते प्राप्त करता है। एक ऐसी ही परिभाषा रॉबर्ट बीर स्टीट भी देते हैं, जिन्होंने बुक लिखी सोशल ऑर्डर, और उन्होंने कहा कि संस्कृति जो है वो संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं शामिल हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं, और समाज का सदस्य होने के नाते उसे अपने पास अपने धरोहर के रूप में रखना चाहते हैं। और इस आशय को लेते हुए हर्ष कोविड जो है मैन एंड हिज वर्क में कहते हैं कि संस्कृति जो है संस्कृति जो है पूरे पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यानी एक भौतिक पर्यावरण है और एक मानव निर्मित भाग है। लेकिन जब हम इन परिभाषाओं को देखते हैं तो इसमें जो एक समग्र परिभाषा संस्कृति की आती है उसमें थोड़ा सा कहीं से और जोड़ने की जरूरत है, और वो चीज जोड़ने का तथ्य जो हमें मिलता है वो मिलता है संस्कृति के प्रकार को जब हम देखने का प्रयास करते हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। इन परिभाषाओं में जितनी बात की गई है अभौतिक संस्कृति की बात की गई है, और भौतिक संस्कृति को भी उसके साथ अगर हम मिलाएं तो जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं या मूर्त वस्तुएं या जितनी कलाकृतियां हैं, जैसे खजुराहो है, इस तरह की कलाकृतियां जो होती हैं वो भी हमारी संस्कृति की पार्ट बन जाती हैं। और उन चीजों को हम जब संस्कृति की व्याख्या या विवेचना करना चाहेंगे तो हम नहीं चाहेंगे कि उनमें कहीं से ये अलग हो। और अब हम आते हैं कि जो संस्कृति है वो एक तरीके से मानवीय आस्था की बात है, और जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो इस आस्था को समझने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीके देखो नाशपाती है तो हाँ जी, किसी की आवाज आ रही है, आप कहिए, जरा अपना माइक अनम्यूट कर लें। आनंद जी, किसी की आवाज आ रही है, आप कहिए कि अपना माइक अनम्यूट कर लें, स्पीकर। तो जब हम संस्कृति को साहित्य में देखने की बात करते हैं तो हम दो दृष्टिकोणों से देखते हैं। एक तो हम ऐसे देखने की बात करते हैं कि संस्कृति जो है जैसे बॉक्स में रखी हुई कोई चीज है और हमने उसको सालों से कहीं छोड़ दिया है, खो दिया है या भूल गए हैं, उसको हम फिर से खोजें, और वो इतनी परिष्कृत, परिमार्जित और श्रेष्ठ संस्कृति है कि उसको ही हम ला करके आज हम एस्टैब्लिश करें। और इस तरह के प्रयास जो हैं वो चलते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि इस तरह के प्रयास जो हैं संस्कृति के एक समेकित अवधारणा को कहीं ना कहीं से सीमित करते हैं। क्योंकि अगर हम भूतकाल से ही संस्कृति की सभी अवधारणाएं लेंगे, जैसे वैदिक कालीन संस्कृति है, पुरुषार्थ की धारणा है, उसमें वर्ण व्यवस्था है, ठीक है, उस समय ये बहुत उचित रही होंगी, आज के युग में भी उनकी कुछ प्रासंगिकता है, लेकिन युग बदल गया है, उनके प्रासंगिकता को नए सिरे से देखने की आवश्यकता होगी। उस समय के जो सांस्कृतिक मूल्य है उनको नए सिरे से देखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो संस्कृत एक स्थिर संप्रदाय हो जाएगा और उसमें विकास की अवधारणा को कहीं से चुनौती मिलेगी। दूसरी ये है कि संस्कृति जो है वो डायनेमिक है, गतिशील है, वो अतीत के कुछ श्रेष्ठ मूल्यों को लेकर के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कुछ जो अपेक्षित मूल्य हैं, सांस्कृतिक तत्व हैं, उनको लेकर के चलती है, और जब उनको इनकॉर्पोरेट करती है तो हमारे साहित्य में भी आती है और उसके अनुरूप हमारी भाषा भी बदलती है। क्योंकि अगर भाषा उसके अनुरूप नहीं बदलेगी तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। भाषा, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं आपको जब शब्द प्रमाण की बात की थी तो उसमें जो 4 कंडीशन बताए गए थे, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य,
तो वो चारों कंडीशन ऐसे थे कि समय, स्थिति, देश, काल, सब में अगर उस क्राइटेरिया का प्रयोग किया जाए तो भाषा एक सटीक रूप से साहित्य में प्रयुक्त हो करके और संतुलित रूप से हमें सांस्कृतिक मूल्यों का ज्ञान दे सकती है। और इस रूप में भाषा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। इस भूमिका को हम नकार नहीं सकते, लेकिन उसके साथ ही जो मैंने जिक्र किया था कि उसकी सीमाओं को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो चीज भाषा अभिव्यक्त नहीं कर सकती है तो वहां पे भाषा को अभिव्यक्त अगर करेगी तो उसके अपने द्वंद्व होंगे, अपने विकार भी होंगे। तो इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। मैं बात कर रही थी डायनामिज्म पे कि संस्कृति जो है या सांस्कृतिक मूल्य जो है वो समय, देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से बदलते हैं। जैसे वैदिक पीरियड में जो मूल्य था वो इस्लामिक पीरियड में बदल गया, ब्रिटिश पीरियड में बदल गया, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे बदल गया और पोस्ट मॉडर्न पीरियड में अलग हो गया। क्योंकि जहां हम भारत जैसे देश में सांस्कृतिक विविधताओं का देश है, यहां पे अगर हम किसी एक संस्कृति को श्रेष्ठता देंगे तो उस श्रेष्ठता में कहीं ना कहीं से कट्टरतावाद होगी और कहीं ना कहीं से एक टकराव होगा और ये टकराव समाज हित में नहीं होगा। साहित्य तो वो होगा जो ये संस्कृति के मानवीय मूल्यों में एकता स्थापित करके और आगे बढ़ने का प्रयास करें। ये एकता कब स्थापित होगी? जब हम विविधताओं को अंगीकृत करेंगे और जब हम परिवर्तन को स्वीकार करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है और ये कहकर के छोड़ दिया जाता है कि हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है जहां पे नारियों की पूजा होती है और लोपा, मुद्रा और घोषा जैसी प्रबुद्ध स्त्रियां रही हैं, रानी लक्ष्मी जैसी सशक्त महिला रही हैं, लेकिन क्या ये सब पूर्ण महिलाओं पे लागू होता है? क्या ये नारी सशक्तिकरण की अवधारणा इस्लाम के पीरियड में या मुगल काल में खंडित नहीं हुई थी? ब्रिटिश पीरियड में क्या फिर दूसरी नारी सुधारवाद के माध्यम से नारी चेतना की एक संस्कृति नहीं विकसित हुई थी? फ्रीडम स्ट्रगल में नारियों की जो भूमिका थी, क्या उसने एक नई संस्कृति विकसित नहीं की थी? और आज की पोस्ट मॉडर्न युग में जो नारी है, जो उसके सशक्त व्यक्तित्व का एक जो पुट मिलता है, क्या वो कहीं से सिर्फ वैदिक कालीन संस्कृति के दायरे में बांध करके रखा जा सकता है? नहीं। और इसलिए संस्कृति जो है एक गतिशील प्रत्यय है, डायनेमिक प्रत्यय है और समाज की जो आवश्यकता है उसकी अनुरूपता को लेते हुए चलती है। और ऐसी स्थिति में हमें ये एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि संस्कृति जो है वो एक स्थिर प्रत्यय नहीं है, ये एक मानवीय आस्था का प्रश्न है और मानवीय दशाएं और दिशाएं समय, देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तित होती रहती हैं। उस परिवर्तित परिस्थिति में जो मानवीय आस्था है उसको समझने की जरूरत है और ये आस्था मानवीय मूल्यों में होती है। लेकिन जब इन मानवीय मूल्यों की बात करते हैं तो ये मानवीय मूल्य सिर्फ उपदेश तक या साहित्य में चर्चा के विषय तक सीमित नहीं होने चाहिए। उन मूल्यों में एक निष्ठा की दृष्टि भी होनी चाहिए और इस निष्ठा की दृष्टि के लिए एक सांस्कृतिक विवेक की आवश्यकता पड़ेगी और उस विवेक के बिना किसी भी सांस्कृतिक चर्चा को हम पूरा नहीं मानते हैं। और अगर हम इन चीजों को देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि संस्कृति को मात्र उसके स्थूल रूप में नहीं देखा जा सकता, हालांकि वो भी उसका एक भाग है, क्योंकि अगर स्थूल रूप में देखेंगे तो वो एक पक्षीय होगी। संस्कृति को मात्र एक देशीय या एक कालीय के रूप में नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि वो उसके विकास की अवधारणा को खंडित करेगी। और ये तो बहुआयामी है जिसमें अनेकों तहजीबों, आस्थाओं, धर्मों, जातियों, समाजों की अनेक धाराएं संस्कृति के सागर में आकर एक हो जाती हैं और संस्कृति की विभिन्नताएं को लेकर चलते हैं एक तत्व होता है। संस्कृति को उसके गहरे अर्थों और संदर्भों में समझना होगा। कहीं भी ये अलक्ष्य या अघोषित पूर्वाग्रह भी हो सकता है या सामूहिक अनुभव नाम पे उसको एक पक्षीय घोषित कर दी।
वो पक्ष भी संस्कृति का अंश, संस्कृति कहने का इरादा नहीं है, लेकिन उसके साथ इस स्थितिशीलता की आस्था के साथ जो परिवर्तन के पक्ष हैं, जो वर्तमान युग की अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं में जिन मूल्यों की आवश्यकता है, उन मूल्यों को भी पहचान कर, स्वीकार कर और उसको एक प्रारूप दे करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसकी गत्यात्मकता हमें विकास की ओर ले जाएगी और एक ऐसी अंतर्दृष्टि भी देगी जो सत्य को सत्य कहने की हिम्मत देगा और नए सत्यों से पूरा संस्कृति को आलोकित करेगा और उसमें आस्था का एक मूल्य भी देगा, आस्था में, मूल्यों में विश्वास की दृष्टि भी देगा और सांस्कृतिक विवेक की बात भी करेगा। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो ये कहना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि संस्कृति जो है उसमें बहुवादी संस्कृति को हम, जैसे भारत विविधताओं का देश है, तो बहुआयामी संस्कृति को स्वीकार करना हमारे समाज के स्वास्थ्य के लिए हितकर होगा। मनुष्यता के तत्व को ऊपर रखना हमारे समाज के स्वास्थ्य के लिए हितकर होगा। और पश्चिम में भी इस चीजों को 1970 के दशक में लाया गया था, जहां पे मेल्टिंग पॉट और सलाड बाउल का मॉडल दिया गया था। मेल्टिंग पॉट में ये था कि उसमें आपने रख दिया और सब कुछ मेल्ट हो गया और मिक्स हो गया। तो कहीं ना कहीं से इसमें आइडेंटिटी को खो जाने का डर है और साहित्य अगर इस तरह की रचना संस्कृति के बारे में करता है तो किसी न किसी की पहचान या अस्मिता खोती है। तो इस अस्मिता और पहचान को खोते समय हम जो है संस्कृति के विकास की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी संस्कृतियां फले फूले और एक जो सलाड बाउल जो है जिसमें सबका अस्तित्व भिन्न भिन्न है, उसको अगर हम करें तो वो ज्यादा अच्छा होता है और उसी मॉडल को रखना चाहिए। इससे एक प्रबोध भी होगा, एक आलोकित सांस्कृतिक मूल्य की अवधारणा का विकास भी होगा और वैसी ही साहित्य उन्नत होगी जो सटीक भाषा में इस तरह के भावों को अभिव्यक्त करे, क्योंकि संस्कृति जो होती है उसकी प्रवृत्ति लोकोन्मुखी होती है। वो लोक के बारे में अपनी बातों को, अपनी श्रेष्ठताओं को रखने का प्रयास करती है अगर साहित्य के दृष्टिकोण से देखा जाए। और ये जो लोकोन्मुखी प्रवृत्ति है वो संस्कृति की उत्कृष्टता की ओर उन्मुख होती है और वो संस्कृति की उत्कृष्टता जो है हमारी श्रेष्ठ अस्मिता को कहीं ना कहीं से प्रदर्शित करती है। और अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो मैं अपने वक्तव्य को प्रेमचंद के एक कथन से समाप्त करना चाहूंगी कि हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो। उच्च चिंतन संस्कृति का हो, उसमें स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हमें गति दे, हमें जीवंत बनाए, हमें जगाए, सुलाए नहीं, क्योंकि ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है और संस्कृति और समाज को जीवंत रखना साहित्य का उद्देश्य है। और साहित्य अगर ऐसे उन्नत उद्देश्यों को लेकर के चलेगा तो समृद्ध साहित्य सामाजिक कल्याण के लिए होगा, समाज के विकास के लिए होगा, मानव कल्याण के लिए होगा।